वेलकम बैक टू माय चैनल इडियम मिस्ट्री। तो आज हम मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के तीसरे शासक तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की थी। तुगलक वंश के इतिहास की जानकारी देने वाले प्रमुख भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। पहला, बरनी की तारीख ए फिरोज शाही। दूसरा, शम्स सिराज अफीफ की तारीख ए फिरोज शाही। तीसरा, मुहम्मद बिहामद खानी की तारीख ए मोहम्मदी। चौथा, सरफुद्दीन अली यजदी का जफरनामा। बरनी की फतवाए जहानदारी। गयासुद्दीन तुगलक के बचपन का नाम गाजी तुगलक था। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को नसीरुद्दीन खुसरो खां को पराजित कर गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इस अवसर पर उसने गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी की उपाधि धारण की। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 19 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की हत्या के पश्चात उसके पुत्र जूना खां ने मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया। उसका वास्तविक नाम उलुग खां अथवा जूना खां था। मध्ययुगीन सुल्तानों में मुहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक शिक्षित, विद्वान और योग्यतम व्यक्ति था। मुहम्मद बिन तुगलक सल्तनत का स्वार्थ विलक्षण प्रतिभा वाला सुल्तान था। यह अरबी एवं फारसी का विद्वान तथा विभिन्न विषयों में पारंगत था। मुहम्मद बिन तुगलक के विषय में इतिहासकारों ने इसे विभिन्न उपनाम दिए हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसे पागल बादशाह, सनकी बादशाह तथा रक्त पिपासु भी कहा है। प्रारंभ में इसने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह यानी ईश्वर सुल्तान का समर्थक है की उपाधि धारण की। मुहम्मद बिन तुगलक धार्मिक सहिष्णुता वाला व्यक्ति था। वह राज व्यवस्था में धर्म के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता था। इसने राज्य में योग्यता के आधार पर नौकरियां प्रदान की, ना कि वंश के आधार पर। वह प्रशासन में उलेमाओं का हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं करता था। उसने उलेमाओं के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया था और उन्हें भी न्याय के परिधि में ले आया। इसी कारण दिल्ली के सूफी संत नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी मुहम्मद बिन तुगलक के प्रबल विरोधी थे। तो आइए अब देखते हैं मुहम्मद बिन तुगलक की आंतरिक सुधार योजनाएं, जो इस प्रकार है। पहला, राजधानी परिवर्तन। दूसरा, आर्थिक सुधार। तीसरा, सांकेतिक मुद्रा तांबे के सिक्कों का प्रचलन। चौथा, कृषि की उन्नति की योजना। पांचवा, राजस्व व्यवस्था में सुधार। तो आइए देखते हैं मुहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन की योजनाएं। मुहम्मद बिन तुगलक ने 1326 ईस्वी से 1327 ईस्वी को में राजधानी परिवर्तन की योजनाएं बनाई। वह विभिन्न कारणों से दिल्ली के स्थान पर दक्षिण में स्थित देवगिरी को अपने राज्य की राजधानी बनाना चाहता था। इनमें से मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला, देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। दूसरा, सुल्तान दक्षिण भारत के शासन पर उत्तरी भारत की अपेक्षा अधिक ध्यान देना चाहता था। तीसरा, उसकी धारणा थी कि देवगिरी में मंगोल आक्रमण का सामना आसानी से किया जा सकता था। उपयुक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मुहम्मद बिन तुगलक ने
देवगिरी दौलताबाद को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाने का निर्णय लिया, लेकिन दौलताबाद की तत्कालीन परिस्थितियों ने उसे फिर दिल्ली लौट जाने के लिए बाध्य किया। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक का दक्षिण प्रशासनिक नियंत्रण का प्रयास असफल रहा। तो आइए अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए आर्थिक सुधार योजनाएं, जो इस प्रकार है। मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा योजना राजस्व व्यवस्था में सुधार से संबंधित था। प्रशासनिक एकीकरण की नीति का पालन करते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने संपूर्ण समाज में समान राजस्व व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य की आय बढ़ाने के उद्देश्य से क्षेत्र में किसानों पर करों की मात्रा में वृद्धि कर दी थी। उसने दोआब क्षेत्र में लगान की दर उपज का 50% निर्धारित किया। उस समय दोआब में अकाल पड़ रहा था। लगान अधिकारियों ने निर्दयतापूर्वक कर वसूल किया। फलस्वरूप विभिन्न स्थानों पर विद्रोह भड़क उठी और किसानों ने खेती का कार्य छोड़कर चोरी डकैती करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार कर वृद्धि की यह योजना पूर्णतः असफल रही। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक नवीन प्रयोगों में रुचि रखने वाला सुल्तान था। इसी विशेषता के कारण उसने 1329 से 1330 ईस्वी में तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने की योजना बनाई। उसने चांदी के टंकों के स्थान पर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। यह सिक्के तांबे के बने थे। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चांदी के अभाव के कारण मुद्रा प्रणाली में असंतुलन की भावना थी। इसलिए चांदी के भंडार को सुरक्षित रखने के लिए उसके स्थान पर सांकेतिक मुद्रा जारी करने का आदेश सुल्तान ने दिया। मोहम्मद बिन तुगलक का यह योजना भी असफल रहा, क्योंकि बाजार में जाली सिक्कों के काफ़ी अधिक प्रचलित हो गए थे। तो आइए अब देखते हैं कृषि की उन्नति की योजना। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए अमीर-ए-कोही नामक कृषि मंत्री का पद सृजित किया। इस योजना के अनुसार एक निश्चित क्षेत्र का चयन किया जाता था, जिस पर सरकारी अधिकारियों की देखरेख में कृषि कार्य किया जाता था। यह एक प्रकार से राजकीय कृषि फॉर्म की भांति था, किंतु कर्मचारियों के भ्रष्ट और किसानों की उदासीनता के कारण सुल्तान की योजना भी असफल हो गई। तो आइए अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की राजस्व व्यवस्था में सुधार। राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नई बड़ी योजना बनाई। मोहम्मद बिन तुगलक यह चाहता था कि पूरे साम्राज्य में समान राजस्व व्यवस्था लागू की जाए, किंतु व्यावहारिकता के अभाव के कारण उसकी यह योजना सफल नहीं हो सकी। तो आइए अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र एवं उसका मूल्यांकन। चरित्र तथा कार्यों की दृष्टि से मोहम्मद बिन तुगलक मध्ययुगीन शासकों में सबसे अधिक विवादपूर्ण व्यक्ति माना जाता था। उसके चरित्र में असाधारण गुणों का प्राधान्य था। अधिकांश विद्वानों का यह मत था कि मोहम्मद बिन तुगलक में धैर्य एवं व्यावहारिकता योग्यता का अभाव था। उत्तेजनापूर्ण स्वभाव एवं दुराग्रही चरित्र के कारण एला फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल होने का संदेह दिया है। कुछ इतिहासकारों ने उसे रक्त पिपासु भी बताया है। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की श्रेष्ठता उसकी सफलता एवं असफलताओं के कारण नहीं, बल्कि विद्वता और चरित्र के कुछ विशेष गुणों के कारण है। तो आइए पढ़ते तीसरे शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम सिपह सालार रजब और माता का नाम बीबी जाला था।
जो कि भाटी राजपुत्र शासक राणा मल की पुत्री थी। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद 23 मार्च 1351 को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो आइए देखते हैं फिरोज शाह तुगलक की राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। उसने अपने शासनकाल में केवल 4 कर लगाए थे। पहला खराज, दूसरा खुम्स, तीसरा जजिया एवं जकात। उलेमाओं के आदेश पर सुल्तान ने एक नया सिंचाई कर हक ए सर्ब भी लगाया, जो उपज का 1/10वां भाग वसूला जाता था। उसने फलों के लगभग 1200 बाग लगवाए। आंतरिक व्यापार को बढ़ाने के लिए अनेक करों को समाप्त कर दिया। तो आइए फिरोज शाह द्वारा नगर की स्थापना देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगर की स्थापना की, जिसमें से हिसार हरियाणा, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, फतेहाबाद हरियाणा का एक ज़िला, जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर, फिरोजपुर पंजाब आदि प्रमुख थे। अपने कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज खान तुगलक ने एक नए रोजगार का दफ्तर एवं मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता हेतु एक नवीन दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की। उसने दारुल सफ़ा नामक एक राजकीय अस्पताल का निर्माण करवाया, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु 1412 ईस्वी को हुआ था। So friends, thanks for watching my video. Hope you like and subscribe.